आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 1 चैप्टर 1 लिविंग वर्ड्स, जो एनसीईआरटी के बायोलॉजी की किताब 11 की है। ये उन लोगों के लिए बेहद यूज़फुल है जो 11th क्लास में स्टडी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नेट का हो या बीपीएससी का हो या टीचर का प्रिपरेशन हो या फिर रेलवे का प्रिपरेशन हो या अन्य दूसरी सर्विस के लिए वो तैयारी कर रहे हों। अब हम अपने आप को बता दें कि मेरा नाम सैफुल्लाह खान है और मैं एक बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। ये नोटेबल है कि ये आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक हो सकता है, बशर्ते कि आप सिस्टमेटिक वे में कॉन्सेप्ट के साथ अंडरस्टैंडिंग करें। इसके लिए आपको वीडियो पॉज भी करना पड़ेगा और रोकना भी पड़ेगा। आप इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे, आप उसे नोट भी करते चलें ताकि आपका जीवन कामयाब हो सके। कुछ ही दिनों में हम नोट भी बनाएंगे और आपको नोट भी प्रोवाइड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है लिविंग वर्ड्स। तो हम सबसे पहले डिफाइन करना चाहेंगे कि बायोलॉजिकल साइंस है क्या। तो इसके लिए बायोलॉजिकल साइंस वो साइंस है जिसमें हम लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस का स्टडी करते हैं, यानी लाइफ के फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेस के स्टडी करने को ही हम बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी कहते हैं। अब एक सवाल होता है कि फॉर्म्स क्या है। फॉर्म्स का डेफिनेशन होता है शेप, साइज, कलर इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल हम फॉर्म्स की बात करें तो मनुष्य का शेप कैसा है, उसका साइज कितना हो सकता है, प्लांट्स का शेप क्या है, साइज कैसा हो सकता है, वगैरह वगैरह। और लिविंग प्रोसेस की बात करें तो लिविंग प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन होता है, लोकोमोशन होता है, डाइजेशन भी होता है, न्यूट्रिशन भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, एक्सपायरेशन भी होता है, नर्वस इंटीग्रेशन भी होते हैं और बहुत सारी घटनाएं लाइफ के साथ एसोसिएट होती है, जिसमें से मुख्यतः दो बातें लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। अगर हम मोटा मोटी बात करें तो पहला रिप्रोडक्शन है और दूसरी बात जो होती है वो होता है न्यूट्रिशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो वो नॉन लिविंग के कैटेगरी में ही रखा जाएगा, लिविंग कैटेगरी में वो कभी नहीं रखा जाएगा। तो देखा आपने लिविंग चीज के लिए दो क्राइटेरिया हैं। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रिप्रोडक्शन। वो सारे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करते हैं, अर्थात अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं अपने वंशज को कायम रखने के लिए और अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, यही फेनोमेनन रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन के अंतर्गत सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, फिर गैमीट्स बनते हैं और जाइगोट भी बनता है, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते हैं, यंग वंश प्रोड्यूस होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है।
डायरेक्ट डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट कहलाता है जिसमें रिप्रोडक्शन के समय जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो पेरेंट्स से मिलते जुलते होंगे तो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन कहलाएगा। जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य से मिलता जुलता होता है, गधे का बच्चा गधे से मिलता जुलता होता है, एलिफेंट का ऑफस्प्रिंग्स एलिफेंट्स के जैसा होता है, और गीदड़ का ऑफस्प्रिंग्स गीदड़ के जैसा होता है। उसी तरह बरगद का प्लांट्स बरगद के जैसा होता है, फैट्स का ऑफस्प्रिंग्स फैट की जैसा ही होता है। अब एक टर्म हमने यूज किया है ऑफस्प्रिंग्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट को हम कॉलोन कहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्ट के सन से जो प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट उसे हम ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे लिविंग और नॉन लिविंग की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पहले हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या साथ साथ जानने की जरूरत होती है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिमिलर शेप के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक डेफिनेट शेप उनका होता है, डेफिनेट उनका साइज भी होता है। नॉन लिविंग थिंग्स कभी न्यूट्रिशन नहीं ले करते और न ही उनमें डाइजेशन का फेनोमेनन होता है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन भी करते हैं और उनमें डाइजेशन का फेनोमेनन भी होता है। रेस्पायरेशन का फेनोमेनन नहीं होता है नॉन लिविंग में, जबकि लिविंग में रेस्पायरेशन का फेनोमेनन होता है। एक्सक्रेशन की बात करें तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रेशन बिल्कुल नहीं होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रेशन होता है। अब हम नर्वस इंटीग्रेशन की बात करें तो किसी का भी शरीर होता है कोऑर्डिनेटेड वे में काम करता है, उनमें कोऑर्डिनेशन अंगों में के बीच कोऑर्डिनेशन होता है एक सिस्टम के जरिए, जिसे हम नर्वस इंटीग्रेशन कह सकते हैं। ये फिनोमेनन नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं होता। रिप्रोडक्शन तो नॉन लिविंग बीइंग में होता ही नहीं और बिना नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन के लिविंग ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व ही नहीं होता है। अब ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच भी एक चीजें हैं जिसे हम वायरस कहते हैं, और वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी कहलाता है। ये नॉन लिविंग है क्योंकि इसका क्रिस्टल बन जाता है, ये रेस्पायरेशन नहीं करता, इसका क्रिस्टल बनता है, रेस्पायरेशन भी नहीं करता और इसमें न्यूट्रिशन की भी जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। इसी तरह से हम लिविंग, अगर इसको हम लिविंग रखते हैं सिर्फ एक और एक क्राइटेरिया में, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन करता है, वो भी जेनेटिक मशीनरी, होस्ट के जेनेटिक मशीनरी का इस्तेमाल कर करके ही वायरस रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होता है, यानी अपने जैसा ऑफस्प्रिंग्स वो पैदा कर लेता है। अब हम बात करेंगे कि लिविंग नॉन लिविंग और कनेक्टिंग लिंक के अलावा भी एक चीज होती है जो कभी लिविंग थी और आज लिविंग नहीं है, जिसे हम डेड कहते हैं। डेड भी दो तरह के हो सकते हैं, एक वैसा डेड जो कभी प्रिजर्व हो गया और लाखों हजारों साल से प्रिजर्व फॉर्म में ही है, जिसे हम फॉसिल कहते हैं। याद रहे, किसी फॉसिल से फ्यूल निकलता है लिक्विड के फॉर्म में, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं, दूसरे वर्ड में हम इसे फॉसिल्स फ्यूल भी कहते हैं। और डेड वो होता है जो जिसका बॉडी डिकम्पोज हो जाता है, बैक्टीरिया, फंगस या दूसरे घटक उस पर जब एक्शन करते हैं। जैसे इंसान है, इंसान मर जाता है, उसे मिट्टी में दफन कर देते हैं, कुछ सालों के बाद वो डिकम्पोज हो जाता है। उसी तरह प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, ये भी डिकम्पोज होते रहते हैं। अब हम बात करें
डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो या बैक्टीरिया हो या फंगस हो, बहुत सारी डाइवर्सिटी पाए जाते हैं। शेप में डाइवर्सिटी है, इनके हैबिटेट में डाइवर्सिटी है, इनके साइज में डाइवर्सिटी है, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाइवर्सिटी है, इनके रेस्पिरेशन के तरीके में भी डाइवर्सिटी है, इनके जेनेटिक मटेरियल में भी डाइवर्सिटी है। अब हम बात करें हैबिटेट की डाइवर्सिटी, हम पहले शुरू करते हैं तो देखेंगे कि ये डिजर्ट जैसे स्थान में भी पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स भी, कुछ एनिमल्स भी। वहीं कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एक्वेटिक में जल में पाए जाते हैं, और ये एक्वेटिक भी दो तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनिमल एंड फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट्स, और मरीन प्लांट्स भी होते हैं और मरीन एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं। डेड सी को छोड़ करके हर जगह ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। डेड सी मतलब काला पानी, ब्लैक वाटर, वहाँ कोई ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है। शेप की बात करें तो ये बहुत छोटे भी होते हैं, इनका साइज बहुत विशाल भी होता है, ये डिफरेंट शेप के मीडियम क्लास के भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स को देखते हैं तो बहुत छोटे प्लांट्स भी होते हैं जिसे हम हर्ब्स कहते हैं, उससे बड़े प्लांट्स भी होते हैं जिसे शर्ब कहते हैं, उससे और आगे 5 फीट के प्लांट्स होते हैं जिसे हम बुश कहते हैं, और बड़े से बड़े विशाल प्लांट्स भी होते हैं जिसे हम ट्रीज कहते हैं, ट्रीज। उसी तरह से एनिमल्स की बात करें तो प्रोटोजोन्स भी होते हैं जो अक्सर माइक्रोस्कोपिक्स होते हैं, बैक्टीरिया भी माइक्रोस्कोपिक ही होता है, याद रखें। प्रोटोजोन्स के कुछ फॉर्म्स होते हैं जो नेकेड आई से भी देखे जा सकते हैं, वर्टिसेला, जैसे फॉर एग्जांपल वर्टिसेला की कॉलोनी नेकेड आई से देखी जा सकती है। उसी तरह से पोरीफेरा होते हैं, कुछ की कॉलोनी को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, कुछ को नहीं भी देख सकते हैं। उसके बाद सिलेंट्रेटा भी होते हैं, अक्सर सिलेंट्रेटा के कुछ एनिमल को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा को हम देख सकते हैं। मोलस्क्स होते हैं, मोलस्क को अक्सर हम नेकेड आई से देख लेते हैं, लेकिन कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स भी हैं और कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं। एकाइनोडर्म्स को भी हम नेकेड आई से अक्सर देख सकते हैं और ये मरीन होते ही हैं। उसी तरह हम साइक्लोस्टोमाटा की बात करें जिसका मुंह राउंड होता है, और तो ये पानी में ही होते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं होते हैं, अक्सर ये मरीन होते हैं। फिश दोनों तरह की होती है, फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है और मरीन भी होती है। मरीन वाली फिश अक्सर कार्टिलेजिनस ही होती है, जबकि फ्रेश वाटर में बोनी फिश ही पाई जाती है। एम्फीबिया की बात करें तो एम्फीबियंस हम सभी जैसे फ्रॉग्स वगैरह को देखते हैं, लैंड एंड वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं, और इसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डिफरेंट टाइप के एम्फीबियंस पाए जाते हैं, हज़ारों तरह के एम्फीबियंस की वेराइटीज़ हैं और अलग अलग शेप, साइज, फॉर्म्स, कलर एक्सेट्रा हैबिटेट वगैरह होते हैं। रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स की भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल हम सांप भी रेप्टाइल्स है, लिज़ार्ड भी रेप्टाइल्स है, क्रोकोडाइल्स भी रेप्टाइल्स है, और बहुत सारे हज़ारों लाखों वेराइटीज़ रेप्टाइल्स की हैं। बर्ड तो आप देखते ही हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, बहुत खूबसूरत है बर्ड्स, लेकिन इसके वैरायटी बहुत हैं। इसकी बीक की साइज करें जिसे बिल कहा जाता है तो भी आप देखेंगे न्यूमरस टाइप्स के बीक्स हैं। इनके क्लोज भी बहुत तरह के होते हैं, इनके शेप, साइज, कलर भी बहुत तरह के होते हैं। ये डिफरेंट वे में मोड ऑफ फीडिंग में भी डाइवर्सिटी है।
मैमल की बात करें तो मैमल छोटे से छोटे मैमल्स भी होते हैं और बड़े से बड़े मैमल्स भी होते हैं। जिराफ भी मैमल्स है, एलिफेंट भी मैमल्स है, जो कितने बड़े विशाल हैं। याद रहे कि व्हेल मैमल है, फिश नहीं है। व्हेल मैमल है, फिश नहीं है, क्योंकि उसमें मैमल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं वहाँ वो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। मैमल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये जानना ज़रूरी है। मैमल्स में मैमरी ग्लैंड फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हेयर्स है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स पिन्ना है, उसी तरह से पिन्ना मतलब बाहरी कान, मेटानेफ्रस किडनी है, सीबेशियस ग्लैंड्स हैं, आयल ग्लैंड्स जिसे कहते हैं, लेक्राइमल ग्लैंड्स है जो कान में होता है और उससे वैक्स निकलता है। उसी तरह से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक थ्री डायमेंशनल विजन भी मैमल्स में अक्सर होता है। हम लोगों में 3 डायमेंशनल विजन होता है। बहुत सारे मैमल्स में कलर विजन्स होते भी हैं और बहुत सारे में कलर विजन नहीं भी होते हैं। याद रहे कि कैटल जो है जानवर, गाय भैंस, उसमें कलर विजन अक्सर नहीं होता है, वो लाल और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं करती है। यही कारण है कि जब लाल कपड़ा पहन करके कोई गुजरता है तो उसको दौड़ जाती है, उसे लगता है कि ये हमारा ग्रीन फूड है, भोजन है, और उसको खाने के लिए वो बेचैन होकर के उसके पीछे दौड़ती है। ये साइंटिफिक रीजन है लाल कपड़ा पर जानवर का दौड़ जाना। अब हम बात करते हैं कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म में, तो हम इसकी स्टडी करें कैसे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप याद रखें ये साइंस है, सिस्टेमेटिक स्टडी है। इसका हम कहते क्या है कि सबसे पहले बायोलॉजी यानी लाइफ को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसका नोमेनक्लेचर अर्थात नाम रखते हैं। जब हम नाम आइडेंटिफाई करते हैं तो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ही उस चीज़ का हम नाम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऑर्गेनिज्म है और उसका नाम होमो सेपियंस है। होमो का मतलब होता है इरेक्ट पोस्चर वाला, सेपियंस का मतलब होता है ज्ञानी, ह्यूमन, यानी वैसा ज्ञानी ह्यूमन जो इरेक्ट पोस्चर रखता हो और उसके अंदर ज्ञान ही ज्ञान हो। यही होमो सेपियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब एक बात और होता है कि जब इतनी बड़ी स्टडी की जाती है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है नाम रखने के लिए या नहीं है, तो बिल्कुल है। जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर है वो प्लांट्स का नाम निर्धारण करता है। क्या नाम है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। उसी तरह इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है जो प्लांट्स का नाम निर्धारित करता है। अदरवाइज हर आदमी अपने अपने ढंग से नाम रखेगा तो साइंस वो नहीं रह जाएगा, वो एक रीजन तक ही उस नाम से जाना जाएगा। लेकिन आज के एज में कोई भी नाम जो है वो विश्व में एक ही होता है। जैसे होमो सेपियंस सेपियंसी है, मैंगीफेरा इंडिका ही मैंगो का नाम है, मस्का डोमेस्टिका ही घरेलू मक्खी का नाम है। ये सारे के सारे हैं इसलिए क्योंकि ये नोमेनक्लेचर इंटरनेशनल लेवल पर रखा जाता है। नाम का निर्धारण इंटरनेशनल लेवल पर रखा जाता है। जब कभी नाम रखे जाते हैं तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि बायोलॉजिकल नेम में 2 बातें होनी चाहिए। एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम जेनेटिक नेम कहते हैं और एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो उसी ऑर्गेनिज्म में होगा दूसरे में नहीं होगा, जिसे हम स्पेसीज कहते हैं। यानी जेनेटिक नेम और स्पेसिफिक नेम यानी जीनस एंड
स्पेसीज। बायोलॉजिकल नेम मतलब जीनस एंड स्पेसीज। याद रहे कि जीनस को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं जबकि स्पेसीज को हम स्मॉल लेटर से लिखना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल होमोसेपियंस लिखेंगे तो एच होमो का कैपिटल होगा, जबकि स्पेसीज जो हम लिखेंगे सेपियंस तो उसका एस स्मॉल होगा। उसी तरह से मैंगीफेरा का एम कैपिटल होगा और इंडिका का एन स्मॉल होगा। मस्का का एम कैपिटल होगा और डोमेस्टिका का डी स्मॉल होगा। अब जो ये सिस्टमेटिक वे में नाम का निर्धारण किया जाता है, चाहे वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर हो या इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के जरिए रखा जाए, वो सिस्टमेटिक वे में ही रखा जाता है। और इस सिस्टमेटिक वे में नाम रखने की प्रक्रिया सबसे पहले लीनियस ने स्टार्ट किया था। लीनियस ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुराई। क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुराई। याद रखने वाली बात है कि लीनियस ने जो किताब लिखी थी उसका नाम सिस्टेमा नेचुराई था और इसमें उन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल को क्लासिफाई करने का तरीका बताया था। आज जो क्लासिफिकेशन है वो टेक्सा से बना है। टेक्सा का मतलब होता है टू क्लासिफाई, और टेक्सा यानी क्लासिफाई करने का जो मेथड डिस्क्रिप्शन किया गया है वो टेक्सोनोमी कहलाता है, यानी साइंस ऑफ क्लासिफाइंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कहलाएगा? टेक्सोनोमी। अब टेक्सोनोमी में हम बात करेंगे टेक्सोनोमी, या तो हम ऊपर से किंगडम से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, यानी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स से माइनर कैरेक्टरिस्टिक्स तक धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, और हम किंगडम से जेनस एंड स्पीशीज तक पहुंचेंगे। उसके लिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम पहुंचते हैं। सबसे पहले हम किंगडम की बात करते हैं। ये ग्रुप है किंगडम जिसमें उस नेचर के सारे ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। जैसे एनिमल किंगडम है, सारे एनिमल को एक ग्रुप, मेजर ग्रुप में रखा जाता है जिसे हम एनिमल किंगडम कहते हैं। उसी तरह से प्लांटी भी किंगडम है जिसमें सारे प्लांट्स को रखा गया है। याद रहे कि प्लांटी किंगडम में सारे ऑटोट्रॉफ्स को रखा गया है जो अपना न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के जरिया करते हैं, और एनिमेलिया किंगडम में उन सारे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो अपना न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस से नहीं करते, ऑटोट्रॉफ्स के जरिया नहीं करते हैं, बल्कि ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, डिफरेंट सोर्स से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। किंगडम के बाद आता है फाइलम। फाइलम के बाद आता है सब फाइलम, जिसको हम जब बॉटनी के केस होता है तो हम उसको डिवीजन कहते हैं। फिर क्लास आता है और क्लास के अंदर ऑर्डर आता है, ऑर्डर के अंदर फैमिली आती है, और फैमिली के बाद जेनस आता है, और जेनस के अंदर स्पीशीज आता है। अब हम बात करते हैं फाइलम कोड
बॉटनी में डिवीजन भी कहा जाता है, यानी प्लांट के केस में डिवीजन भी कहा जाता है। डिवीजन को हम क्लास में डिवाइड करते हैं और फर्दर क्लास को ऑर्डर में तोड़ दिया जाता है और ऑर्डर फैमिली में डिवाइड हो जाती है और फैमिली जेनस में बनता है, टूटता है और जेनस स्पीशीज में टूटता है। अब हम बात करें किंगडम का एग्जाम्पल। जैसे हमने देखा है कि प्लांट किंगडम है जिसमें सारे ऑटोट्रोफ्स ऑर्गेनिज्म आते हैं, उसी तरह से एनिमल किंगडम है जिसके में सारे एनिमल्स यानी हेटेरोट्रॉफ्स आते हैं। उसी तरह से दूसरे किंगडम्स भी हैं, जैसे प्रोकैरियोट किंगडम्स है, उसमें सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। उसी तरह से यूकैरियोट भी है जिसमें एडवांस तरह का न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, साथ ही साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर भी होते हैं, फंजाई भी होता है। इस तरह से बहुत सारे किंगडम मौजूद होते हैं। तो किंगडम के बाद फाइलम आता है। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी बात करें तो हम आते हैं एनिमल किंगडम में और हमारा फाइलम आता है कॉर्ड डेटा में, यानी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और हम आ जाएंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा में, यानी वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं। क्लास मेमेलिया है, यानी मेमोरी ग्लैंड हमें मौजूद है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए मेमोरी ग्लैंड वुमेन में डेवलप्ड होता है, मेल में एट्रोफी हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उसी तरह से ऑर्डर, मनुष्य का ऑर्डर प्राइमेट्स है और प्राइमेट्स के बाद फैमिली होमिनिडाई आती है और होमिनिडाई के अंदर जेनस होमो और स्पीशीज सेपियंस आते हैं। अब हमने ऑर्डर के बाद फैमिली और फैमिली के बाद जेनस और उससे छोटा स्पीशीज आता है। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं मैन का, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट के एग्जाम्पल से ये किसी से स्पष्ट हो जाएगी। अब हम बात करें मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो होमो सेपियंस मनुष्य का बायोलॉजिकल नेम है। ये इसका जेनस क्या है, तो होमो है। स्पीशीज क्या है, तो सेपियंस है। इस तरह से बायोलॉजिकल नेम क्या हुआ, दोनों जीनस और स्पीशीज को मिला देंगे, बायोलॉजिकल नेम होगा, होमो सेपियंस हो जाएगा। किस ऑर्डर फैमिली में आती है, तो होमिनिडाई फैमिली में आती है। इसका ऑर्डर क्या है, तो प्राइमेटा है और क्लास क्या है, तो मेमेलिया है और फाइलम क्या है, तो कॉर्डेटा है। उसी तरह से हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका है, यानी मस्का इसका जेनस है और डोमेस्टिका स्पीशीज है। उसी तरह से इसकी फैमिली मस्सीडाई है और ऑर्डर डायपटेरा में आता है। क्लास इंसेक्टा है और फाइलम आर्थ्रोपोडा है। उसी तरह से मैंगीफेरा इंडिका बायोलॉजिकल नेम है मैंगो का और ये मैंगीफेरा जेनस है, इंडिका स्पीशीज है और इसकी फैमिली है एनाकार्डियेई। उसी तरह से ऑर्डर है सेपिन डेलीज और ये क्लास डाइकोटिलिडोनी में आता है और डिवीजन है इसका एंजियोस्पर्म। उसी तरह से वीट है ट्राइटिकम एस्टिवम, जहाँ ट्राइटिकम जेनस है और एस्टिवम स्पीशीज है। ऑर्डर है इसका पोइलीज और क्लास है मोनोकोटिलिडन्स, जबकि डिवीजन है इसका एंजियोस्पर्म। अब हम
कंक्लूजन के तौर पर ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी एक वैसा सिस्टमेटिक स्टडी है जो लाइफ के फॉर्म्स एवं प्रोसेस को डील करता है। लाइफ एंड प्रोसेस, लाइफ के फॉर्म्स में ऑर्गेनिज्म के शेप, साइज, कलर, वेट, हैबिटेट इत्यादि का इंफॉर्मेशन होता है। वहीं लिविंग प्रोसेस में न्यूट्रिशन का फेनोमेना, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, एक्सक्रेशन, जीन्स, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारी बातें का स्टडी किया जाता है। वो किस तरह से न्यूट्रिशन लेता है, किस तरह से वो रिप्रोडक्शन करता है, डायरेक्ट मेथड से होता है या इनडायरेक्ट मेथड से होता है। याद रहे कि डायरेक्ट मेथड वो मेथड होता है जिसमें ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो ठीक पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। जैसे ह्यूमन का बच्चा अपने माता पिता से मिलता जुलता होता है, लेकिन मक्खी या मच्छर का बच्चा फर्स्ट उससे जैसा मिलता नहीं होगा, मिलता जुलता नहीं होता है, जिसको हम लार्वी कहते हैं। जब लार्वी हैच करता है तब जाकर करके फाइनली वो वेल डेवलप्ड फॉर्म में आता है, तब पेरेंट से मिलता जुलता होता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जिसमें अगर इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है तो वो पेरेंट से मिलता जुलता नहीं होता है, उसमें मॉर्फोजेनेसिस होता है, तब जाकर के वो पेरेंट से मिलता जुलता होता है। यानी मॉर्फोजेनेसिस को हम मेटामॉर्फोसिस भी कह सकते हैं। उसी तरह से डायरेक्ट डेवलपमेंट में ऑफस्प्रिंग्स बिल्कुल पेरेंट से मिलता जुलता होता है, सिर्फ शेप साइज का फर्क होता है। अक्सर साइज का फर्क होता है, शेप का फर्क तो नेचुरली होगा ही। जब साइज का फर्क होगा तो पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रोथ होता है और वो पेरेंट के शेप साइज को एज्यूम कर लेते हैं। थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आप इसको अच्छे ढंग से स्टडी करेंगे और ध्यान से देखेंगे ताकि आपका फ्यूचर संभल सके। थैंक यू।